पत्तों की तरंगों का संगीत। लेखक जीवनानंद दास। वे 6 महीने तक मसूरी की पहाड़ियों में थे, देवेंद्र खास्तगीर और मिसेस खास्तगीर। कल ही वे कोलकाता लौटे हैं, लेकिन अब वे संकरी गल्लों वाले उस पुराने घर में नहीं रहेंगे। उस घर को 90,000 रुपए में बेचकर देवेंद्र बाबू ने बालीगंज में जाम, बकुल, कामिनी और हिजल के पेड़ों की छाया वाले और जहां बहुत सारी कोमल हरी घास थी, ऐसी एक निर्विघ्न जगह पर 50,000 रुपए देकर एक नया घर बनाया है। 6 महीने तक जलवायु परिवर्तन यानी चेंज के लिए बाहर रहने के बावजूद मालती का शरीर नहीं सुधरा। इसके लिए देवेंद्र न जाने कितना व्यस्त और चिंतित था। वे सोच रहा था कि क्या फिर से उसे कहीं बाहर ले जाना चाहिए। सुबह की पहली सर्दियों की मीठी धूप में वे दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे, पर बहुत सटकर नहीं, क्योंकि मालती अब जैसी हो गई थी उससे शरीर की वासना की कोई लहर नहीं उठती थी। इसके अलावा ट्यूबरक्यूलोसिस यानी तपेदिक, बेशक मालती की बीमारी असल में क्या है डॉक्टर अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए थे। ट्यूबरक्यूलोसिस के रोगी को थोड़ा अलग रहने देना ही बेहतर है, लेकिन इस कारण पत्नी के प्रति देवेंद्र की ममता में रत्ती भर भी कमी नहीं थी। मालती भी देवेंद्र से सटकर बैठना नहीं चाहती थी, उसने कभी चाहा भी नहीं था, लेकिन उसके कारण बिल्कुल अलग थे। देवेंद्र की उम्र 45-46 के करीब होगी। वो बहुत लंबा आदमी था, बैठने पर भी वो किसी दैत्य जैसा प्रतीत होता था। उसके पैरों की तुलना में उसका धड़ कहीं अधिक लंबा था और पूरे शरीर में मांस और चर्बी का जैसे कोई अंत ही न था। रंग गोरा जरूर था। कानों के दोनों ओर की जुल्फों के बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। चेहरा गोल, विशाल और हमेशा लाल सुर्ख रहता था, शायद जीवन भर दूध, अंडे, ताज़ा फल, इमल्शन और चेंज आदि के कारण। लेकिन ये सुर्ख फिर भी किसी को अच्छा नहीं लगता था। इतना भारी शरीर, इतना वजन, इतनी चौड़ाई, जैसे छाती पर आकर दबाव डालना चाहती हो। कोई हल्का आनंद जैसे नहीं देती थी। हाय, किसी को भी नहीं। संसार की कला अर्थात आर्ट से देवेंद्र बिल्कुल कटा हुआ नहीं था। वो केवल गृहस्थी का ही आदमी था, ऐसा भी नहीं था। चांदनी में बैठकर वो केवल इनकम टैक्स के बारे में ही नहीं सोचता था। हालांकि उसे बहुत टैक्स देना पड़ता था और उसका टैक्स लगातार बढ़ता ही जा रहा था। वो मालती से कह रहा था, सुबह की इस धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत होती हैं। मालती ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि वो जानती है। साहब मेम इस धूप को बहुत पसंद करते हैं। एक भी असली मेम या साहब ऐसा नहीं है जो सुबह का ये सनबाथ ना लेता हो। मालती ने फिर सिर हिलाया कि वो जानती है। दरअसल देवेंद्र ने ही मालती से कई बार ये बातें कही थी, चाहे कोलकाता में हो या बाहर चेंज की जगहों पर। ऐसी छोटी छोटी बातें। देवेंद्र बोला, विशेषकर समुद्र के किनारे इस धूप की कितनी कीमत है। कहते कहते वो रुक गया। देवेंद्र के मन को एक चोट लगी। वो अपनी पत्नी को समुद्र के किनारे की धूप नहीं दे पा रहा है। यदि सब कुछ विचार करके देखा जाए तो कोलकाता की हवा, बर्धमान की हवा, चंदन नगर की हवा सब एक जैसी ही है। बंगाल की वही सड़ी हुई मलेरिया वाली हवा। इन हवाओं में टॉनिक कहाँ। बालीगंज का घर चाहे कितना भी सुंदर हो, आकाश चाहे कितना भी नीला हो, आज धूप चाहे कितनी भी ताज़ा हो, मसूरी की पहाड़ियों और अल्मोड़ा जैसी बात यहाँ नहीं मिली। सियालकोट में वे ये कुछ महीने जो बिताकर आए, उसके सामने ये धूप और ये आकाश कितना फीका और कमजोर है। मालती तो ठीक नहीं हुई, जरा भी बेहतर नहीं हुई। फिर उसे दोबारा ऐसी हताशा वाली जगह पर वापस क्यों लाना? क्या इसलिए कि उसके व्यवसाय यानी बिजनेस का नुकसान होगा? लेकिन क्या व्यवसाय काफी नहीं हुआ? क्या उसे पर्याप्त पैसा नहीं मिला? देवेंद्र थोड़ा विमर्श यानी उदास होकर ये सब सोच रहा था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि पत्नी के लिए तमाम माया ममता के बावजूद व्यवसाय भी बहुत गहराई से जड़े जमाकर बैठ गया था। शायद पैसा नहीं चाहिए, फिर भी खास्तगीर बिल्डिंग जाकर चहलकदमी करना जरूरी था। क्यों जरूरी था? कौन जाने क्यों, लेकिन फिर भी चाहिए ही चाहिए। मालती ने कहा, साहब मेम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उतर गए हैं, अभी वे शायद तैर रहे होंगे, है ना? देवेंद्र ने अन्यमनस्क होकर कहा, हाँ अभी। लेकिन क्षण भर के भीतर ही वो फिर से अपनी पत्नी की ओर लौटा, थोड़ा मुस्कुराकर बोला, तुम भी तो कितनी बार पुरी, गोपालपुर और वॉल्टेयर गई थी लता। थोड़ा रुककर उसने फिर कहा, लेकिन एक बार भी तुमने तैराकी नहीं की। मालती ने थोड़ा असहज होकर कहा, मेरा शरीर। वो ठीक ही था, उसका शरीर कभी भी अच्छा नहीं रहा।
विवाह के बाद एक 2 बच्चों की मां बनने के कारण शरीर फिर कभी संभल नहीं सका। कभी कभी देवेंद्र ने सोचा कि इतनी जल्दी मां ना बनाया होता तो शायद ठीक रहता। ये जैसे किसी देहाती नासमझी जैसा काम हो गया, इतनी जल्दी इस लड़की को 2 बच्चों की मां बना देना। लेकिन वो लगभग 18-20 साल पुरानी बात थी। तब से देवेंद्र चुप है, पत्नी को आराम दे रहा है, लेकिन स्वयं उसके अनगिनत दूध, अंडे, इमल्शन, ताज़े फल वो बाहर पहाड़ी लड़कियां चुन लेता है। कोलकाता में अर्मेनिया, जापानी, पारसी, बंगाली, जो सुविधा हो, इस मामले में उसे कोई विश्राम नहीं है। क्या इसकी कोई आवश्यकता है? बेशक मालती ये सब नहीं जानती, उसे ये सब बताने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। देवेंद्र कोई कलाकार नहीं है, उसने कभी कुछ रचा नहीं है, रचना के आवेग को भी कभी महसूस नहीं किया, स्कूल के समय से आज तक एक दिन के लिए भी नहीं। लेकिन वो बहुत सी बातें सोचता है और तरह तरह की किताबें पढ़कर देखता है कि कई उलझनें व्यक्त हो चुकी हैं। कलाकारों ने देवेंद्र के मन की तमाम उलझनों, प्रश्नों, आकांक्षाओं, आवेगों और उत्तेजनाओं को व्यक्त कर दिया है, अलग अलग कलाकारों ने। इसीलिए वो कई तरह की विदेशी कहानियां, उपन्यास और नाटक पढ़ना पसंद करता है। थिएटर, विदेशी थिएटर और कभी कभार सिनेमा भी जाता है। देवेंद्र की अनगिनत पुस्तकों की लाइब्रेरी दिन ब दिन फूलती जा रही है। फिर भी वे किताबें महज सस्ती और साधारण लोगों को समझाने वाली चीजें नहीं है, वे कुछ अलग है। देवेंद्र बोला, धूप मर रही है, देखो सोफे को थोड़ा घुमा दूं? मालती बोली, नहीं, मेरा चेहरा जल रहा है, धूप अच्छी नहीं लग रही। अच्छी नहीं लग रही? देवेंद्र ने कहा, अभी तो ये ताज़ा सुबह की धूप है मालती, मुझे कुछ बुखार बुखार सा महसूस हो रहा है। मालती खुक खुक करके खांसने लगी। देवेंद्र ये सब नहीं चाहता, उसने कभी नहीं चाहा। ये खांसी, ये बुखार, ये ट्यूबरक्लोसिस, ये विषणता, बाहर चेंज के लिए जाने की जरूरत, ये निस्तब्धता, इन सब से हृदय टूट जाता है। यदि इन सब से लड़ना है तो प्राणों के भीतर एक निरंतर ममता होनी चाहिए। वो उसमें है जरूर। मालती के बारे में सोचते सोचते अंततः देवेंद्र की आंखें भीग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हैरान होकर सोचता है, एक दिन यदि आंखें इस तरह न भीगी तो? और यदि वे हमेशा भीगती ही रहीं तो इन भीगी आंखों के साथ सदा जीवित रहने में क्या कोई स्वाद है? नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी स्वाद चाहिए। हर समय जापानी और अर्मेनियाई लड़कियों से काम नहीं चलता। अंततः वे केवल मांस मात्र हैं, लेकिन पत्नी का एक अलग मूल्य है। मालती यदि आज स्वस्थ होती तो उसका साथ, उसकी सहानुभूति, उसका परामर्श, उसकी आकांक्षा, उत्साह, जिद और उत्तेजना, वो कितनी प्यारी चीज होती। जीवन को वो कितना आनंद देती। सिर्फ लालसा नहीं, कुछ और भी चाहिए। एक स्वस्थ और सामान्य पत्नी चाहिए। देवेंद्र ने पूछा, पूरी चलोगी मालती? नहीं। क्यों? समुद्र के किनारे एक शानदार बंगला किराए पर लेंगे। मालती सोच रही थी। देवेंद्र बोला, समुद्र के ऊपर वो आकाश, कितनी बार तुमने उसे देखा है, कितनी बार उसे प्रेम किया है? क्या अच्छा बंगला मिलेगा? निश्चित रूप से, अभी टेलीग्राम कर देता हूं। लेकिन सर्दियों के समय समुद्र के किनारे जाना क्या ठीक होगा? हमेशा ठीक है, हमेशा ठीक है। समुद्र तो हर समय अच्छा होता है मालती, शानदार। देवेंद्र ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उत्साह में हंसते हुए कहा, लेकिन पुरी का समुद्र बहुत उबाऊ, एक घे है, बहुत बार देख चुकी हूं। तो फिर वोल्टेयर चले? वो भी बहुत देख लिया है। मालती का बुखार धीरे धीरे बढ़ रहा है। जीवन की निरस्ता से वो इतनी कातर हो गई है कि उसके लिए आज समुद्र का कोई अर्थ नहीं है। समुद्र को चारों ओर से घेरे हुए उस आकाश का विस्मय उसके लिए नष्ट हो चुका है। अच्छे रहने और पहनने में अब कोई आराम नहीं है। अपार धन का कोई अर्थ नहीं है और जीवन में कभी प्रेम नहीं था। देवेंद्र से उसे कहीं अधिक सहनशील होना पड़ा है। क्या देवेंद्र ये जानता है? देवेंद्र अपनी माया ममता की एक रस्ता के बारे में सोचता है। जीवन की लड़ाई के बारे में सोचकर मन ही मन गर्व करता है। लेकिन इस लड़की को इसके जीवन के युद्ध पथ पर सहायता करने के लिए क्या पति के प्रति कोई प्रेम या ममता बची थी? जहां सिर्फ सहनशीलता है और कोई ममता नहीं, वैसा जीवन उसका क्यों हुआ? अपने बोझ को हल्का करने के लिए उसने कभी किसी कला यानी आर्ट का सहारा भी नहीं लिया था।
देवेंद्र जैसे मनुष्य के 2 बच्चों को विभीषिका के बीच उसे इस संसार में लाना पड़ा, और उसके बाद से कभी चेंज पर तो कभी स्ट्रेचर पर उसका जीवन चला है। न जाने ये कैसा जीवन है। हालांकि बालीगंज का बंगला, लाखों रुपए और 2 स्वस्थ, समर्थ, आशाजनक संतानें उसे सहारा लेने को कह रही हैं, फिर भी ये शांति चाहती है, किसी एक अंधकार में, असीम नींद के भीतर। पत्नी को चुप देखकर देवेंद्र बोला, गोपालपुर टेलीग्राम कर दिया जाए। गोपालपुर हमारा ज्यादा जाना नहीं हुआ है, वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल नया सा महसूस होगा। मालती बोली, रहने दो। देवेंद्र ने व्यथित होकर कहा, क्यों रहने दो? मैं हर समय तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मेरी प्यारी लक्ष्मी। मालती। न जाने ये कैसा आश्वासन था। मालती ने देवेंद्र की ओर देखे बिना कहा, मेरा अब और हिलने डुलने का मन नहीं करता। तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं होगा लक्ष्मी। यहां से स्ट्रेचर पर मोटर तक, फिर मोटर से स्ट्रेचर पर फर्स्ट क्लास के रिजर्व कंपार्टमेंट के गद्दीदार बिस्तरों तक। वहां मैं तुम्हें सुला दूंगी। फिर गोपालपुर पहुंचने पर दोबारा स्ट्रेचर से। मालती सो गई है। देवेंद्र ने पत्नी के माथे पर हाथ रख कर देखा, उसके चेहरे की ओर ताका, फिर कमरे के भीतर दबे पांव काफी देर तक वो टहलता रहा। ये उसके लिए बड़ी पीड़ा का समय था। 3 दिन बाद मालती की मृत्यु हो गई। मालती के चले जाने के बाद देवेंद्र काफी दिनों तक एक पिस्तौल के साथ खेला करता था, लेकिन अंततः उसने पिस्तौल रख दी। लेकिन फिर भी वो ये बात किसी तरह समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी के घर में रहते हुए मनुष्य क्यों दूसरी जगह जाकर लालसा के वश में होता है। वो स्वयं भी तो एक दिन ऐसा ही हुआ था, बहुत सहजता से हुआ था, और उसने उस चीज को बहुत स्वाभाविक माना था। उसके लिए एक दिन के लिए भी उसे कोई पश्चाताप नहीं हुआ था, बल्कि उसे लगा था कि वो जीवन का स्वाद ले रहा है। मालती के मर जाने के बाद देवेंद्र ने जैसे मनुष्य के जीवन को सही ढंग से समझा। वो बहुत अधिक और गंभीर रूप से व्यथित हो उठा। उसे एक पवित्रता मिली। देवेंद्र को अपना पिछला जीवन इतना तुच्छ लगने लगा। कितनी घृणा और कितना पाप उसने किया था, वो भी पत्नी के घर रहते हुए। पत्नी के घर रहते हुए मनुष्य क्यों बाहर जाकर वासना के वश में होता है? जब ये उसके मन में आता था तो वो हैरान रह जाता था। वास्तव में वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मनुष्य ऐसा क्यों करता है। मांस की भूख, आकांक्षा, 2 घड़ी की मौज मस्ती, घर की पत्नी की सिर्फ एक शांत सांस के सामने भी ये चीजें कितनी राख हैं, कितनी धूल हैं। मनुष्य ये क्यों नहीं समझता, जबकि उनकी पत्नियां मालती की तरह मर नहीं गई हैं। पत्नियां अभी भी जीवित हैं, फिर भी मनुष्य उनकी इतनी उपेक्षा क्यों करते हैं? मालती के मर जाने के बाद न केवल देवेंद्र के जीवन में, बल्कि इस दुनिया में भी आखिर लालसा कैसी बनी रह सकती है? मांस की भूख कैसे रह सकती है? ये सोच सोचकर देवेंद्र स्तंभित रह जाता था। उसे अपने जीवन की आकांक्षा शून्य पवित्रता इतनी स्वाभाविक लगती थी, और दुनिया के लोग इतने अस्वाभाविक लगते थे। जापानी, पारसी, अर्मेनियाई बस्तियों पाड़ा में बिताए अपने जीवन के उन दिन रात की याद आने पर ऐसा ही आतंक होता था, वैसी ही घृणा, वैसी ही वितृष्णा। मनुष्य का कितना पतन होने पर यह सब होता है, देवेंद्र हैरान होकर सोचता था। जीवन को कितना अर्थहीन बना देने के बाद ये सब संभव होता है, वो स्तब्ध होकर यही सोचता था। लेकिन वो मालती के बारे में ही सबसे अधिक सोचता था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे देवेंद्र के जीवन की समस्त प्राण पीड़ा को समेटकर ही मालती मरी है। हालांकि ये सत्य नहीं था। इसीलिए देवेंद्र के हृदय की चेतना हर क्षण एक ऐसी अवर्णनीय पवित्रता बनाई हुई थी, जिसके कारण उसकी ममता का कोई अंत नहीं था। फिर भी इस पृथ्वी पर, जिसे अब कभी दोबारा पाया नहीं जा सकेगा, उस मालती के जीवन की हर छोटी बड़ी याद, जैसे मालती की वो मूक मर्मांतक यंत्रणा, सोफे पर, बिस्तर पर, मेज पर, यहाँ तक कि आईने के भीतर भी चिपकी हुई थी। इस घर के उन कोनों में भी जहाँ मालती कभी नहीं गई थी, वहाँ भी जैसे वो मौजूद थी। जैसे शौचालय में, बिजली के बल्बों पर, छत पर, बगीचे में, आगंतुकों के कमरे में, माली की उस बेरंग पगड़ी के भीतर, और आज जो फूल खिला है उसकी सहनशील सुंदरता के बीच भी। देवेंद्र के व्यवसाय का बहुत नुकसान हो रहा था। इन 6 महीनों के भीतर वो एक दिन भी जाकर काम नहीं देख पाया था, लेकिन फिर भी वो व्यवसाय के नफा नुकसान के बारे में सोचने तक नहीं गया।
यदि 2-1 क्षणों के लिए उसे याद भी आता तो उसे लगता कि वे सब विचार अब कितने तुच्छ हैं, कितने अश्लील हैं, कितने घृणास्पद। वो उन सब को भूल जाता। और 2-1 महीने बीत गए मन की इसी अवस्था में। एक दिन वो फिर भी व्यवसाय देखने गया। 5 मिनट वहां रहा। कुछ दिनों बाद 2 घंटे जाकर रहा। फिर वो 4-4 घंटे रहने लगा। एक दिन उसने 10-12 घंटे बैठकर बहुत सारा काम निपटाया। आजकल वो रात-रात भर नई नई किताबें पढ़ सकता है। पढ़ते समय उसे केवल मालती की ही याद नहीं आती, बल्कि लेखकों की कला, आर्ट भी उसे मुग्ध करती है। वो हमेशा गंभीर अंत वाली किताबें पसंद करता था। ऐसी किताबें जो किसी ऊंचे प्रकाशक की दुकान की हों, बढ़िया जिल्द, कागज और छपाई के बीच से जीवन की गहरी बातें, प्रगाढ़ विचार, विवेक और परिपक्वता के साथ समाप्त हुई हों। वो वैसी ही किताबें चुन रहा था, पढ़ रहा था। अच्छे भोजन की ओर उसका मन फिर से जा रहा था। दूध, अंडे, ताज़ा फल और सीमित मात्रा में थोड़ी शराब। खाना खत्म होने के बाद कॉफ़ी, फिर एक बहुत महंगी सिगार। इन सब में आजकल उसे स्वाद मिल रहा था। खाना खत्म होने के बाद नेट की मच्छरदानी के भीतर सोकर करीने से ब्रश की हुई किताबों के उन शानदार ब्रश किए हुए शब्दों के बीच वो बहुत गहराई से मन लगा सकता था। उसने कभी कुछ लिखा नहीं था, पर आजकल देवेंद्र कभी कभी कुछ लिख रहा था। उसके अपने जीवन की एक डायरी, ताकि वो महज कुछ ऊबड़ खाबड़ शब्दों और फालतू चिंताओं का संग्रह न हो, बल्कि जो कुछ भी लिखा जाए उसके भीतर एक फिनिश रहे, फिनिश की गहराई, चाहे वो विचारों में हो या शब्दों के चयन में। देवेंद्र इस बात का ध्यान रख रहा था। वो ऐसी एक किताब छोड़कर जाएगा, बहुत ऊंचे दर्जे की, जिल्द, कागज और प्रिंटिंग के साथ, बेमिसाल फिनिश के साथ छपवाने के लिए वो पर्याप्त पैसे अलग से रख जाएगा। देवेंद्र का जीवन कई दिशाओं में इस तरह सहज होता जा रहा था। स्पिरिट लिटरेचर के साथ अब वो और माथापच्ची नहीं कर रहा था। भूत प्रेत हैं या नहीं, इस बात पर 8-10 महीने पहले जैसे देवेंद्र का जीवन मरण निर्भर करता था। मनुष्य की आत्मा वास्तव में जीवित रहती है या नहीं, इसका स्पष्ट प्रमाण न पाकर वो कितने ही दिन, कितनी ही रातें व्याकुल होकर रोया था। वो एक भयानक समय बीत चुका था। तब पिस्तौल से रोज जैसे खुद को खत्म कर देने की इच्छा होती थी, क्योंकि यदि मृत्यु के बाद अंधकार के सिवा और कुछ न हो, और देवेंद्र ने अपने सत्य विचार से जितना समझा था, अंधकार के सिवा और कुछ नहीं है, तो फिर पृथ्वी पर जीवित रहने का क्या कारण रह गया था? विशेषकर 20 साल तक मालती को अपने जीवन के साथ जोड़कर उस दाम्पत्य अनुभव को इस तरह समाप्त होने देना, फिर पृथ्वी पर बेकार में जीवित रहने का क्या मतलब था? लेकिन फिर भी देवेंद्र अब उन सब बातों के बारे में नहीं सोचता। वो जीवित तो है ही। एक दिन उसे एक पत्र मिला। किसी मिस सेन ने लिखा था। मिस सेन विधवा थी। देवेंद्र उसे बिल्कुल नहीं जानता था, ऐसा नहीं था। लड़की अच्छी थी, बहुत सुंदर नहीं थी, फिर भी उम्र में शायद देवेंद्र से 2-1 साल बड़ी ही होगी। 15-20 पन्नों में मिस सेन ने देवेंद्र को एक भयानक भावुक यानी सेंटिमेंटल पत्र लिखा था। उस पत्र को पढ़कर खत्म करने में देवेंद्र को 3 घंटे लगे। प्रेम पत्रों से मालती से भी कभी नहीं मिला था। जीवन में शायद ये पहला ही था। इसी ही ये देवेंद्र के लिए एक नया अनुभव था। मिस सेन के पत्र की हर पंक्ति और हर शब्द का इसीलिए एक अलग मतलब था। पत्र खत्म करने से पहले 4-5 बार पाइप खत्म हो गया था। पाइप दोबारा भरना पड़ा था। देवेंद्र ने पत्र को अपनी जेब में यानी बुक पॉकेट में रख लिया। करीब 2 घंटे कमरे के भीतर टहलकर उसने बहुत सी बातें सोची। सारा दिन सोचा, सारी रात सोचा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, यहाँ तक कि 7-8 दिनों तक उस एक पत्र ने उसके मन को जकड़े रखा। लेकिन फिर भी चांदनी रात में सोफे पर जब वो अकेला बैठा था, तो मालती ने उसके मन को फिर से अपने वश में कर लिया। मिस सेन के पत्र का उत्तर देना या उस पत्र के बारे में सोचना अब उसे आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ। वास्तव में वो एक पत्र उसे उसकी चांदनी वाली वेदना के देश से किसी विस्तृत जगत की ओर ले जा रहा था। क्या वो भयानक रूप से असावधान हो गया था? व्यवसाय के सिलसिले में देवेंद्र को करीब 3 महीने मद्रास जाकर रहना पड़ा। फिर सर्दियों के समय वो कलकत्ता लौट आया। एक दिन वो एम्पायर थिएटर गया। आजकल वो हर शाम थिएटर, बायोस्कोप या नाच गाने के कार्यक्रमों में जा रहा है। हालांकि वो इनमें पूरी तरह लिप्त नहीं हो रहा है। इन चीज़ों के लिए उसके मन में कोई विशेष आकर्षण या लालसा नहीं है।
वो तो बस एक अलग थलग रहने वाला भावुक व्यक्ति है जो अपने हृदय को थोड़ा प्यार देना चाहता है, हृदय को थोड़ा प्यार देना चाहता है। या फिर चांदनी के भीतर काफी देर सोफे पर बैठकर उसे महसूस होता है कि मालती, जो उसके जीवन में 20 वर्षों तक उसकी विवाहित पत्नी थी, उसके साथ देवेंद्र का जुड़ाव अभी भी कितना गहरा है। मालती आज जीवित नहीं है, उसकी आत्मा भी शायद अंधकार में शून्य हो गई है। कोई किसी को फिर कभी नहीं देखेगा। फिर भी 20 वर्षों तक वो मालती का पति था। मालती का पति, वो लहरों की कैसी गहरी और एकाग्र निस्तब्धता आकर उसे ढक लेती है। देवेंद्र धीरे धीरे अपने होंठ हिलाते हुए कहता है, मैं मालती का पति हूँ, मैं मालती का पति हूँ, मैं मालती का पति हूँ। इस तरह पूरी सर्दियां बीत गईं। कितनी गहराई के साथ। सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है, माघ के आखिरी दिन चल रहे हैं। फिर भी कभी कभी बसंत की हवा चल रही है। एक दिन सुबह के समय खिड़की के पास बैठकर देवेंद्र ने देखा कि पेड़ों की वे टहनियां, जो अब तक हड्डियों के ढांचे जैसी थीं, अब पूरी तरह भर गई हैं। 2-4 पेड़ों में तो जैसे वे हड्डियां कभी थीं ही नहीं। नए साल के पहले पत्ते सुबह की धूप में बच्चों की हरी पतंगों की तरह उन काली टहनियों को झकझोर कर जैसे मस्ती करने को कह रहे हैं। सारी सुबह सारी दोपहर ये पत्ते गुपचुप पत्तों की तरंगों का संगीत बजाए जा रहे हैं। वाह! रात के समय इस हवा में थोड़ा असहज महसूस होता है, बसंत की हवा। काश वो खुद पूरी तरह बूढ़ा हो गया होता, लेकिन वो अतिरिक्त रूप से स्वस्थ होकर जीवित है। कभी कभी मांस और चर्बी की ताड़ना या वासना अत्यंत कठिन महसूस होती है। काश जीवन इन सब को भूलकर केवल पत्तों की तरंगों के संगीत की तरह बच सकता, गुपचुप, दिन रात, रात दिन। लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं कर सकता। दूध, अंडे, इमल्शन और शराब उसने बहुत कम कर दी, लेकिन फिर भी शरीर में जैसे बहुत सा मधु जम गया है। इसी शरीर में मन के उस मधु से दुनिया को व्याधिग्रस्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए देवेंद्र के पास अलग से गोपनीय समय है। बसंत की रात में फिर से उसका अर्मीनियाई जुनून बाई सवार हुआ। अर्मीनियाई, जापानी, पारसी, विदेशी और कभी बंगाली। पूरा बसंत, गर्मी और वर्षा का मौसम वीभत्स लालसा में कट गया। वीभत्स लालसा? क्या वो वीभत्स नहीं थी? कहीं कहीं वो सुंदर थी, समय समय पर, किसी अंधकार के भीतर। लेकिन गहरे अंधकार के भीतर किसी एक असंभव जगह पर जागकर देवेंद्र को महसूस होता था कि जैसे वो अपना ही चेहरा देख पा रहा हो। कितना भयानक रूप से कुरूप, कितना दारुण और डरावना। वो लड़की ये सब कैसे सहन कर रही है? कैसे कैसे कैसे? फिर भी एक सुंदर और कम उम्र की कुलीन परिवार की लड़की से देवेंद्र ने विवाह कर लिया। अतसी ने कहा, नीचे के कमरों की हमें जरूरत नहीं है, किराएदार रख लिए जाएं। देवेंद्र ने कहा, नहीं, जरूरत है, उन्हें ऐसे ही रहने दो ना, किराएदार रखकर क्या लाभ, बस गंदगी होगी। क्या हमारे पास पैसे कम हैं? उसने बहुत कोमल स्वर में कहा। और क्यों बेकार में? हाथ रगड़ते हुए देवेंद्र बोला। अतसी ने कहा, पैसों के लिए नहीं, बहुत अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन? हाँ, वही। देवेंद्र आज अब ये नहीं कहेगा, क्यों, मैं तो हूं ही। वो अब बहुत समझदार हो गया है, वो सब जानता है। उसने विवाह तो किया है, लेकिन ये पत्नी हर पल उसे नया विस्मय दिखा सकती है। लेकिन फिर भी अतसी का कोई भी डरावना आश्चर्य देवेंद्र को चोट नहीं पहुंचाएगा। देवेंद्र सब जानता है। यदि देवेंद्र कहे, मैं हूं, मेरे साथ रहो, तो ये बात इतनी अनुचित होगी, इतनी हास्यास्पद और कुरूप। देवेंद्र चलते हुए आईने के पास पहुंचा। उसने खुद को देखा, कितना विभत्स, कुरूप और असंगत। किराएदार नहीं मिल रहे थे। चाय की मेज पर अब बहुत से लोग इकट्ठा होते थे। पूरी सुबह वे वहीं रहते, दोपहर में मोहल्ले की स्त्रियां आती और शाम को चाय की मेज पर फिर से बहुत से लोगों की महफिल जमती। वे काफी रात गए वहां से जाते थे। अतसी का समय बुरा नहीं कट रहा था। उस दिन दोपहर के समय देवेंद्र चाय की मेज पर नहीं था। शैलेन अपने साथ सुकुमार को लेकर आया। दोनों की उम्र 30-31 साल के आसपास थी। शैलेन ने कहा, अतसी, तुम किसी लेखक को देखना चाहती थी, किसी आर्टिस्ट को? तो ये देखो। अतसी ने सुकुमार को नमस्कार किया। सुकुमार ने उसका उत्तर नहीं दिया। डॉक्टर ने पूछा, आर्टिस्ट, क्या ये चित्र बनाते हैं? डॉक्टर के प्रश्न का किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
मुंसिफ बाबू एक बिस्कुट चबाते हुए उठ खड़े हुए। कला या चित्रों के प्रति उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। डॉक्टर भी उनके पीछे पीछे चला गया। एक बैरिस्टर बैठा था। वो जानता था कि लेखक ही आर्टिस्ट होता है, लेकिन अपने पेशे के बाहर किसी चीज के प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। बल्कि यदि सुकुमार कोई जर्नलिस्ट होता तो शायद वो एक बार उसकी ओर मुड़कर देख भी लेता। बैरिस्टर किसी की ओर देखे बिना ही उठकर चला गया। उसे अपना सम्मान बचाना आता था। अतसी बोली, मेरे पति भी आर्टिस्ट हैं। वास्तव में अपने पति को लेकर अतसी के मन में थोड़ा अहंकार था। सुकुमार ने देवेंद्र को देखा था। अतसी को आज पहली बार देखा। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। अतसी ने कहा, लेकिन मेरे पति ने कभी कुछ छपवाया नहीं है। शालीन ने पूछा, क्या वो छपवाने के योग्य हुआ था? अतसी धीरे से चीख पड़ी। शालीन बोला, सुकुमार अपनी जेब में प्रूफ लेकर आया है। मैं इसे प्रेस से पकड़कर लाया हूं। प्रेस से? हाँ, पूरी दोपहर बैठकर इसने प्रूफ देखे हैं। किस चीज के प्रूफ? एक किताब छपवा रहा है। अतसी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी किताब? शालीन ने प्रूफ के कुछ फार्मे अतसी की ओर उछाल दिए। प्रेस के उन गीले, नर्म और गंदे कागजों को लटते पलटते हुए अतसी बोली, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। सुकुमार बाबू, मैंने बहुत से लेख पढ़े हैं, लेकिन जो लोग लिखते और छपवाते हैं उन्हें मैंने कभी नहीं देखा। उन्हें देखने की मेरी बहुत इच्छा थी। सुकुमार अपने चेहरे की कुरूपता के बारे में सोच रहा था। वास्तव में वह चेहरा कुरूप था, क्या नहीं था? और फिर भी यह स्त्री एकटक उसकी ओर ही ताक रही थी, मानो ऐसी चीज उसने दुनिया में पहले कभी कहीं न देखी हो। क्या दुनिया में ये वहवलता अब भी जीवित है? कलाकार के नाम पर अधीर हो जाने वाली स्त्रियां, उनके बारे में उसने बहुत पढ़ा था। आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। अतसी बोली, मैं कला के बारे में बहुत कम जानती हूँ। आपने लिखकर निश्चित ही नाम कमाया होगा। अतसी 8 की बातें कह रही थी। सुकुमार बोला, नहीं, नाम नहीं कमाया, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? कलाकार का काम तो मैं जीवन के 24 घंटे कर रहा हूं। अतसी छपे हुए कागजों को उलटते हुए सिर उठाकर बोली, चलिए भीतर बैठते हैं, सोफे पर बैठेंगे। चाय पी ली गई थी। तीनों देवेंद्र के शानदार ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। आईने की ओर देखते ही सुकुमार की नजर एक बहुत ही विभत्स चेहरे पर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो देवेंद्र आकर खड़ा था। अतसी ने अपने पति की ओर देखकर कहा, ये सुकुमार बाबू हैं, ये अपनी कविताओं की किताब छपवा रहे हैं। देशी कविताओं के प्रति देवेंद्र की कोई रुचि नहीं थी और न ही विदेशी कविताओं के प्रति। उसकी कला केवल गद्य और कहानियों तक सीमित थी, कॉन्टिनेंटल ट्रेजेडी और मेलोड्रामा को लेकर। उसने सुकुमार की ओर मुड़कर देखा भी है या नहीं, इसमें संदेह था। 2-1 मिनट के लिए ओझल होकर वो फिर वापस आया और अपनी नेकटाई खोलते हुए बोला, मुझे चाय दो अतसी। निनुआ से कह दिया है, तुम देकर जाओ। क्यों? निनुआ ही तो हमेशा देती है। देवेंद्र बोला, निनुआ हमेशा देती है। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुंह फाड़कर जैसे एक साधारण सी बात भूल गया हो, 1 आध सेकंड के विस्मय भरे चेहरे के साथ अकेला ही चाय की मेज पर जाकर बैठ गया। ड्राइंग रूम की खिड़की से चाय की मेज दिखाई दे रही थी। सुकुमार देख रहा था। देवेंद्र का चेहरा उनकी ओर ही था, लेकिन फिर भी वो एक बार भी किसी की ओर नहीं देख रहा था। उसके चेहरे पर जड़ता और कुरूपता के अलावा किसी और चीज की कोई छाप नहीं थी, न विस्मय की, न विषण्णता की, न पीड़ा की। वो इतना स्वाभाविक था। देवेंद्र चाय पीकर चला गया। अतसी ने पूछा, क्या आप 24 घंटे कला का काम करते हैं सुकुमार बाबू? हाँ, अभी भी कर रहा था। अभी भी? मैं आपके पति को देख रहा था। सुकुमार ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मैं आपके पति के बारे में सोचकर देख रहा था। आप लोगों में से किसी ने उन्हें नहीं समझा। देवेंद्र बाबू खुद भी अपने आप को नहीं जानते, लेकिन मैं सबकी ओर से उन्हें तोड़कर विश्लेषण करके दिखाऊंगा। तोड़कर दिखाएंगे? अतसी हैरान होकर सुकुमार की ओर देखने लगी। सुकुमार बोला, हाँ, तोड़कर दिखाऊंगा। यही मेरा काम है। दुनिया के अनगिनत लोगों से मेरी रोज मुलाकात होती है। अजीब व्यवहार, अजीब भाषा, अजीब धारणाएं, अजीब विचार, सब कुछ अजीब है इनका। इन अजीब और ओझल होते चरित्रों का विश्लेषण करना कभी कभी मेरे लिए बहुत कठिन और दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी जहां भी मन में कोई उलझन होती है, मैं उसे गहराई से तोड़कर, सरल बनाकर खुद समझता हूं और सबको समझाकर दिखाना चाहता हूं।
न केवल दूसरे हजारों लोग, बल्कि मैं खुद भी कई बार अपनी ही नजरों में दुर्बोध्य या न समझने योग्य हो जाता हूँ। कभी कोलकाता की ट्रैम लाइनें, उसके रास्तों का नक्शा या किसी रिक्शे वाले का बेतहाशा दौड़ना इतना अबूझ और असहनीय लगने लगता है कि मैं उसका कोई अर्थ ही नहीं ढूंढ पाता। या फिर रेलिंग पर फुदकती वो गौरैया, पड़ोस की दीवार पर या चांदनी में सोए हुए वे कबूतर, इनमें से किसी का भी संकेत मैं समझ नहीं पाता। फिर काफी समय तक सोचकर मैं उन्हें तोड़ तोड़कर व्यक्त करता हूँ। क्या यही कलाकार का काम है? इसके अलावा और कुछ नहीं, बस चीजों को उधेड़कर व्यक्त करना। हाँ, चाहे वो मनुष्य हो या पक्षी या हृदय की आवेग और आकांक्षाएं, जो भी चीज मन में खटका पैदा करती है, मुझे चौंका देती है, मैं उसे समझ कर देखता हूँ, उसका विश्लेषण करता हूँ और अपनी भाषा में व्यक्त करता हूँ। अपनी भाषा में? हाँ, आम लोगों की भाषा से वो बहुत अलग होती है। वो कलाकार की भाषा होती है। अत्तसी थक रही थी। वो पियानो के पास जाकर बैठ गई। आधे घंटे तक उसने पियानो बजाया। शैलेन तब तक उठकर जा चुका था, लेकिन सुकुमार वहीं रहा। बजाना बंद करके अत्तसी पास आई और बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज पियानो बजाकर, आपके सामने। सुकुमार ने पूछा, पियानो बजाकर आपको अच्छा लगता है? सिर्फ अच्छा ही नहीं, मैं जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में चली जाती हूँ। क्यों? क्या ये जगह आपको पसंद नहीं है? ये ड्राइंग रूम, सोफे, तस्वीरें, कालीन, मलमल के पर्दे, महोगनी की मेज और कुर्सियां, ये सब? अत्तसी उदास भाव से गर्दन झुकाए रही। कभी कभी इन सब को भूल जाना अच्छा लगता है। मैं ऊब जाती हूँ, इसीलिए बजाती हूँ। जब मैं बजाती हूँ तो मुझे किसी की याद नहीं रहती, कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए ये मुझे इतना अच्छा लगता है। अत्तसी ने कहा था कि जब वो बजाती है तो उसे किसी की याद नहीं रहती। क्या इतनी सुंदर पत्नी को भी इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाना पड़ता है? ऐसी सुंदरी जो इतने आवेग के साथ बजा सकती है, उसे भी? एक कलाकार के तौर पर सुकुमार को यहाँ एक गहरा अनादर महसूस हुआ, मानो उसकी ही किसी कविता को कोई काली स्याही के निशानों से भर रहा हो। उसके बाद उस कविता को फिर पहचाना नहीं जा सकेगा, समझा नहीं जा सकेगा कि आखिर कितनी निगूढ़ और सुंदर चीज व्यक्त करने कोई आया था। इससे कला का क्षय होता है। सुकुमार ने पूछा, आप निश्चित रूप से गा भी सकती होंगी? अत्तसी बोली, अभी और इच्छा नहीं हो रही। वो भी सच था, हर समय बजाने की इच्छा उसमें भी नहीं होती होगी शायद। सुकुमार सोच रहा था, हम कवि हैं, हम जानते हैं कि कविता लिखते समय कलाकार का मन कितना अच्छा महसूस करता है, क्योंकि तब शब्द सब तैयार हो चुके होते हैं, विचारों में अब कोई बाधा नहीं होती। लेकिन फिर भी अक्सर हमसे कुछ लिखा नहीं जाता। लिखने से पहले की तैयारी कितनी कठिन और दुस्साध्य होती है, पूरे दिन और पूरी रात भर। इस लड़की के साथ भी वही है। उसका गाना बजाना ही उसकी कविता है। शायद यह भी छिप छिप कर लिखती होगी, वरना सुकुमार ने अपने जीवन में कितनी ही स्त्रियों को देखा है। वो एक लेखक और कवि है, इसलिए क्या कोई उसके पास इतनी आत्मीयता जताने आया है? इस लड़की के लिए सुकुमार का कुरूप चेहरा भी जैसे सुंदर है। वास्तव में इस सुंदरी के पास बैठकर सुकुमार खुद को सुंदर के अलावा और कुछ नहीं सोच पा रहा था, अपने शरीर को भी और अपने चेहरे को भी। अचानक अत्तसी का चेहरा जड़ और बेरंग सा दिखने लगा। सुकुमार ने मुड़कर देखा तो देवेंद्र आकर खड़ा था। अत्तसी की ओर देखकर सुकुमार ने महसूस किया कि वो भी पीली पड़ गई है। करीब साल भर तक सुकुमार फिर अत्तसी और देवेंद्र के उस बंगले पर नहीं गया। एक दिन शैलेन के मुंह से सुना कि अत्तसी को एक बेटा हुआ है। सुकुमार काफी देर तक हैरान रह गया। उसके मन के भीतर जैसे एक झटका लगा हो। कविताओं में आज वो बात नहीं बन पा रही थी। वास्तव में दिन ब दिन वो छंदों को भूलता जा रहा था। सुकुमार ने सीधे और बिना किसी मिलावट वाले गद्य की कुछ पंक्तियों में उस झटके को शांत करने की कोशिश की। कोशिश तो की, पर कुछ हुआ नहीं। लिखना उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। फिर भी पूरी रात एक अजीब सा भाव उसके मन को घेरे रहा। इसे व्यक्त किए बिना और कोई चारा नहीं था। यदि वो इसे कला, आर्ट की भाषा में नहीं लिख सकता, तो कम से कम जाकर किसी से कह दे। वो किससे कहेगा? नहीं, ये कहने वाली चीज नहीं है। कवि की कला कोई बाहरी आयोजन नहीं है, वो केवल निस्तब्ध शब्द है।
वो अतसी को बताए, अतसी को। पर सुकुमार को अब अतसी कहाँ मिलेगी? इसके लिए उसे कुछ समय इंतजार करना पड़ा, शायद 6 महीने या शायद 1 साल। ये दिन किसी भी तरह स्वाभाविक रूप से नहीं कट रहे थे। प्रतीक्षा के ये कठिन और दुस्साध्य दिन। एक बार जाकर अतसी को देखने की इच्छा हो रही थी। उस दिन उसने जो आधा घंटा पियानो बजाया था, उसे फिर से सुनने की इच्छा थी। अतसी ने थककर गर्दन झुकाते हुए कहा था, जब मैं बजाती हूँ तो मुझे किसी की याद नहीं रहती, कुछ याद नहीं रहता, मुझे इतना अच्छा लगता है। अतसी के पास बैठकर उस दिन सुकुमार को अपना शरीर बहुत सुंदर लगा था, अपना चेहरा भी। वो फिर से उन सबको पाना चाहता था। वो बसंत की दोपहर, वो शानदार चाय, वो ड्राइंग रूम, वो थकान, वो महोगनी की मेज कुर्सी, वे कालीन, मलमल के पर्दे और वो दृश्य जहां देवेंद्र अकेला बैठा किसी की ओर देखे बिना चाय पी रहा था। उतना सा भी। एक दिन सुकुमार गया और सुना कि अतसी देवेंद्र के साथ एम्पायर थिएटर गई है। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो देवेंद्र के साथ चौरंगी गई है। एक दिन दोपहर में जाकर पता चला कि वो देवेंद्र के साथ रेसो यानी रेस कोर्स गई है। कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बावजूद वो अतसी या देवेंद्र को नहीं पकड़ सका। बसंत की हवाओं में सुकुमार का मन बहुत थक गया। अकेले रहते रहते वो चांदनी में पीड़ा पाने लगा। एक दिन उसे अतसी और देवेंद्र कार में मोटर में दिखाई दिए। कार धीरे धीरे जा रही थी। देवेंद्र को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता था। वही जड़ता, कुरूपता और आकांक्षाहीनता, मानो कोई संकेत ही ना हो। लेकिन फिर भी मछली, अंडे, दूध, मक्खन और स्त्री मांस से वह व्यक्ति अत्यंत तृप्त और रक्ताभ, लाल दिख रहा था। लेकिन अतिसी को देखकर आश्चर्य होता था। इस व्यक्ति के पास बैठकर वो भी जैसे पूरी तरह तृप्त थी। लेकिन इस अद्भुत तृप्ति को अपनाते अपनाते उसका चेहरा सांसारिक रूप से सुंदर हो गया था। उस चेहरे के भीतर अब वह पुरानी, अव्यावसायिक सुंदरता कहीं नहीं बची थी। एक कलाकार यानी आर्टिस्ट के रूप में सुकुमार यहाँ एक गहरा अनादर देख रहा था, मानो उसकी ही किसी कविता को किसी ने काली स्याही के निशानों से भर दिया हो। उसके बाद उस कविता को फिर कभी पहचाना नहीं जा सकेगा। यह समझा ही नहीं जा सकेगा कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसे कोई इतना निगूढ़ और सुंदर बनाकर व्यक्त करने आया था। इसमें कला का क्षय होता है। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।